अभी तक मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, जिसमें मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और मैंने 3 तरह के डिसीजंस आपको बताया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है, और डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। जैसे आप इतना पढ़ते हैं जब, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। बच्चों, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के करिएगा। लाइक देखो, सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस अगर आप बोलोगे ना, तो कंपनी होता है। ठीक है, ये पहले तो ये बात समझ लो, हम इसके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। अब आप एक कंपनी चला रहे हो, तो कंपनी में आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब ये कैपिटल आपको 2 फॉर्म में मिल सकता है। ओन्ड फंड, मतलब खुद का पैसा, इसे हम इक्विटी से डिनोट करते हैं, और दूसरा बोरोड फंड। बोरोड फंड जिसे हम डेप्ट से डिनोट करते हैं। अब सपोज करो आप एक कंपनी चलाते हो। अब इस कंपनी में मान लो कैपिटल है 10 लाख रुपीज। अगर मैं बोलूँ ये 10 लाख रुपीज में से 6 लाख रुपीज आपने इक्विटी शेयर बेच के लाया है। इक्विटी शेयर बेचना मतलब शेयर सेल करके लोगों को ओनर बनाना। और 4 लाख रुपीज आपने उधार दिया है, लोन लेकर आया है। तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का, वो कुछ इस प्रकार से है कि आपकी कंपनी के टोटल कैपिटल में 60% का ओन्ड फंड है, खुद का पैसा लगा है, और 40% अगर आप बोलेंगे तो उधार का पैसा है, डेप्थ है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें यही सिखाता है कि जब भी आप कोई बिजनेस रन कर रहे होते हैं, आपको कुछ पैसा उधार दे देना चाहिए, कुछ प्रपोर्शन डेप्थ का रखना चाहिए, जैसे हमने 40% रखा है, और कुछ प्रपोर्शन ओन फंड का मतलब इक्विटी का रखना चाहिए, ताकि आप बिजनेस को ढंग से चला सको। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी यूज फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर को आप इस फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं, डेप्थ बाय इक्विटी से। In other words, capital structure represents the proportion of debt capital and equity capital in the capital structure। वही तो मीनिंग हुई ना। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक हिस्सा डेप्थ कैपिटल का और एक इक्विटी कैपिटल का, जो आपके बिजनेस में होता है। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी डेप्थ को ज्यादा कर देते हो, कभी इक्विटी कैपिटल को ज्यादा कर देते हो। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, पहली बात तो ये समझ लो। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर की जैसे हो गई मीनिंग। अब नीचे आते हैं फिनेंशियल लेवरेज के कंसेप्ट पे। देखो, कई कंपनियां क्या होती हैं, केवल इक्विटी शेयर कैपिटल या ओन फंड पे चलती है, लेकिन उनको जरूरत पड़ने पर वो अपने ओवरऑल कैपिटल में धीरे धीरे करके डेप्थ लाना शुरू करती हैं। जैसे अभी तक मेरा बिजनेस 10 लाख रुपए से चलता था, और ये फुल इक्विटी शेयर से चलता था। ठीक है, तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा ही पूरा पैसा लगा है। लेकिन अभी आगे मेरे को जैसे 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तो मैं क्या किया, ये 5 लाख उधार में लेकर आया, डेप्थ में लेकर आया। तो जैसे मैंने अपने कैपिटल, अब मेरा कैपिटल कितना हो गया, 15 लाख का हो गया। जैसे ही मैंने अपने ओवरऑल कैपिटल जैसे 15 लाख रुपए में डेप्थ को इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे कंसेप्ट आ गया फाइनेंशियल लेवरेज का या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। यहाँ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है जैसे जैसे आप डेप्थ लाते जाओगे, इक्विटी का बैलेंस चेंज होता जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज रिफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ इन ओवरऑल कैपिटल। फाइनेंशियल लेवरेज में इस लेवरेज मतलब का मतलब होता है बैलेंस। आपको अपने कैपिटल में डेप्थ का, डी मतलब डेप्थ और ई मतलब इक्विटी का एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना होता है। कोई भी चीज दुनिया में ज्यादा बहुत खतरनाक होती है बेटा। अगर आपने बहुत ज्यादा डेप्थ दे दी तो भी बहुत बड़ा नुकसान है, और बहुत ज्यादा अगर आपने खुद का पैसा लगा दिया तो भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो आप देख कर लगाओ पैसा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 सिचुएशंस हैं। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, ये इनकम स्टेटमेंट है, एग्जाम में आपको आता है, और इससे ये समझ आएगा कि अगर आप डेप्थ इंट्रोड्यूस करते हो, इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डेप्थ, अगर आप अपने कैपिटल में डेप्थ लेकर आते हो तो इसका असर क्या होगा। तो मैं एक हिंट के तौर पे बता दूं, डेप्थ जब आता है तो उस पर हम लोग को इंटरेस्ट पे करना होता है, ब्याज पे करना होता है। ये जो इंटरेस्ट है एक तरह का एक्सपेंस है, खर्चा है, और अगर ये खर्चा है तो ये एडजस्ट होगा। किस में एडजस्ट होगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये सीधे असर डालेगा आपके नेट प्रॉफिट पे। आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा ना भाई, क्योंकि अब खर्चा ज्यादा शो करोगे या ज्यादा खर्चा करोगे तो नेट प्रॉफिट कम होगा। लेकिन इसका आपको असल फायदा किस में होगा पता है, टैक्स में। आपको टैक्स रिडक्शन मिल जाएगा, आपका टैक्स का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। सर क्या बोले, कुछ पता नहीं पड़ा।
तो यहाँ पे सिचुएशन से समझते हैं बात को। जैसे सिचुएशन 1 देखो, यहाँ पे टोटल कैपिटल 50 लाख रुपए। ये 50 लाख रुपए जो कंपनी है उसने इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू लाया है, मतलब ये कि पूरा 50 लाख रुपए शेयर बेच के लाया गया। जैसे 5 लाख शेयर बेचे गए, एक शेयर 10 रुपए का, तो 50 लाख रुपए कंपनी ने गैदर कर दिया। अब डेप्थ कंपनी ने दिया ही नहीं है, नील है। टैक्स रेट जो कंपनी ने भरा 30% है, गवर्नमेंट का टैक्स रेट है, जो भी कमाओगे 30% दो। और इस कंपनी की जो अर्निंग है, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले, आप इसे ग्रॉस प्रॉफिट या ईबीआईटी भी बोल सकते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख रुपए। तो इसका क्या असर आ रहा है नीचे इनकम स्टेटमेंट में, देखो ऐसे बनती है। सबसे पहले आपको कॉलम दिया होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का, मतलब ये ऐसी अर्निंग है जिससे अभी ना इंटरेस्ट पे हुआ है ना टैक्स पे हुआ है। इससे आप लेस करते हो इंटरेस्ट, आप घटाते हो इंटरेस्ट। आप जब इंटरेस्ट घटाते हो तो आपका देखो इंटरेस्ट हट गया, आई हट जाएगा, तो ईबीटी बचेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये अर्निंग बिफोर टैक्स है, तो भाई इसे टैक्स भी घटा दो, तो टैक्स लेस करोगे तो क्या आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। चलो इतने पे ही बात करते हैं पहले। अब सिचुएशन में आप देखोगे आपका ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 7 लाख। ठीक, क्या आपने यहाँ पर कोई लोन लिया है, डेप्थ नील। तो जब आपने लोन लिया ही नहीं है तो ब्याज भरने की जरूरत ही नहीं है, इंटरेस्ट नील हो गया। तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स क्या आ गया, 7 लाख। अब आपने जो 7 लाख की कमाई करी है उसी पे 30% टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो 7 लाख का 30% करने से होता है 2,10,000 रुपए, 30% ऑफ 7 लाख। तो अब आपके पास जो नेट प्रॉफिट बच रहा है, जो शेयर होल्डर में बटेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स और इंटरेस्ट बटाने के जो अर्निंग है आपकी 4,90,000 है। अब यही अर्निंग को आपको ईपीएस के रूप में, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। आप अगर शेयर होल्डर, तो एक शेयर पे आप क्या कमाई कर रहे हो, इसे ईपीएस या अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। तो ये कैसे निकलता है, जितना आपका नेट प्रॉफिट या अर्निंग आफ्टर टैक्स बचता है डिवाइडेड बाय आपके कितने शेयर है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जैसे यहाँ पे 5 लाख इक्विटी शेयर है, तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा 4,90,000 और आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था 5 लाख। मतलब आपकी जो कमाई है वो 98 पैसे की है। मतलब अगर आप 1 रुपए लगाते हो तो आप 98 पैसे कमाओगे, 10 रुपए कम लगाओगे तो 9 रुपए 80 पैसे कमाओगे। तो ये बात समझ लो, ये पहला हो गया। अब सिचुएशन 2 सिमिलर वही है भाई, अभी भी आप कमा रहे 7 ही लाख हो, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख है। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव क्या आया है, जो कैपिटल है जैसे 50 लाख का, ऊपर भी कैपिटल 50 का था, अभी 50 का है, लेकिन इसमें अब आपने 40 लाख रुपए इक्विटी शेयर बेच के लाया, जिसके लिए आपने 4 लाख शेयर बेचे ऑफ 10 ईच, और जो डेप्थ है वो 10 लाख की दे दी है, उधार दे दिया है। तो जब उधार दिए हो ना तो उस पर ब्याज चुकाना होगा, ब्याज है 10% का, गवर्नमेंट टैक्स दे रही है 30% का। तो अब यहाँ पे सिचुएशन 2 देते हैं, हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 7 लाख। हमने लोन कितने का दिया था, 10 लाख का लोन दिया था, उस पर ब्याज है 10%, तो 10 लाख का 10% हम ब्याज चुका देंगे, तो एक तरह का एक्सपेंस है जैसे मैंने बोला। तो आपके प्रॉफिट में घट जाएगा -1 लाख, तो आपका कितना बचा, 6 लाख। ठीक है, ये अर्निंग बिफोर टैक्स है। अब आपको किस अमाउंट पे टैक्स पे करना है, तो जितना आपका बचा उसी पे करो। 6 लाख पे आप टैक्स पे करो 30%, तो आप 1,80,000 पे कर रहे हो। अब यहाँ पे कंपैरिजन देखो, सिचुएशन में वन में जब डेप्थ थी नहीं तो आप ब्याज नहीं पटा रहे थे, तो आपको पूरे प्रॉफिट पे टैक्स देना हो रहा था 2,10,000। अब यहाँ पर जैसे आप इंटरेस्ट चुका रहे हो तो आपका क्या फायदा हो रहा है, आपका टैक्स का अमाउंट घट गया। पहले 2,10,000 टैक्स चुका रहे थे, अब 1,80,000 टैक्स चुका रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे 1,80,000 आप माइनस करें तो आपका बचा 4,20,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये शेयर होल्डर में बटना है। अब हुआ क्या, जब आपने डेप्थ दी, देखो पिछली सिचुएशन में डेप्थ नहीं थी तो शेयर होल्डर बहुत सारे थे, अब आपने कुछ पैसा उधार दे दिया तो शेयर होल्डर कम हो गए। तो अब इसका फायदा क्या होगा, देखो जितना पैसा बचा, जैसे 4,20,000, अब ये जो शेयर होल्डर है उसमें बटेगा। तो कितने शेयर होल्डर, 4 लाख। जैसे आपने उधार दिया तो आपको ज्यादा शेयर नहीं बेचने पड़े, तो शेयर होल्डर कम हुए, तो अब इनमें ज्यादा प्रॉफिट बटेगा। तो अब 1 रुपए लगा के आप 1 रुपए 5 पैसे कमा पा रहे हो। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ, डेप्थ लाना भी एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि जब आप डेप्थ लाते हो तो इससे शेयर होल्डर कम होते हैं, और कम शेयर होल्डर को फिर अर्निंग ज्यादा बढ़ती है। दूसरा ये, डेप्थ जब देते हो तो उस पर ब्याज चुकाते हो या इंटरेस्ट चुकाते हो, और ये आप जो इंटरेस्ट चुका रहे होते हैं इससे आपको इनकम टैक्स में फायदा होता है। सिचुएशन 3 में भाई और लोन दे दिया, 50 लाख का कैपिटल है, 30 लाख तुमने लाया इक्विटी शेयर बेचकर, 3 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, 20 लाख का आपका डेप्थ है, 30% टैक्स लगता है, 10% का इंटरेस्ट है, और अर्निंग अगेन 7 लाख की है। स्टेटमेंट ऐसी बनेगी, देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस करो तो बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करो बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, है ना। तो अब यार यहाँ पर ये देखो ईबीआईटी 7 लाख का जैसे है,
अब आप डेप्थ कितनी दी हो 20 लाख, उसका इंटरेस्ट कितना 10%, तो 2 लाख। तो अब अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बचा 5 लाख का, अर्निंग बिफोर टैक्स बचा 5 लाख का। अब जो 5 लाख है गवर्नमेंट बोलेगी उसी पे 30% दे दो, तो आप 1.5 लाख दिए। तो देखो पहली सिचुएशन में जब पूरा खुद का पैसा था टैक्स पटाते थे 2,10,000, और अब फिर दूसरी सिचुएशन में थोड़ा सा उधार दिए तो टैक्स का अमाउंट कम हो गया 1,80, फिर आपने उधार और बढ़ाया तो अमाउंट और कम हो गया 1,50 हो गया। अब आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स बच रहा 3,50,000। नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज्यादा डेप्थ देने के कारण घट गए, 3 लाख हो गए हैं। तो अब आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या हो गया 3.5 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्स, अपॉन नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने, 3 लाख, 1 रुपये 16 पैसे आप एक शेयर पे कमा रहे हो। तो जितना ज्यादा डेप्थ दोगे एक तो इनकम टैक्स में फायदा होगा, और दूसरा पर शेयर पे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिचुएशन नंबर 3 जो है इसमें इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, 1 रुपये 16 पैसे की कमाई हो रही है। आई होप आपको ये पूरी बात समझ आ गई होगी और इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है, एक बार वीडियो को रिवाइंड कर करके देखना, एकदम अच्छे से आना चाहिए ये चीज़ आप लोग को। ठीक है, अब नीचे आते हैं कि आज आप अपने बिजनेस का जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे तो डिपेंड ये करेगा कि आप क्या ज़्यादा देना चाहोगे, इक्विटी ज़्यादा देना चाहोगे कि आप उधार के पैसे में ज़्यादा काम करना चाहोगे। कुछ बात समझ लो, इक्विटी का मतलब ओनरशिप होती है और डेप्थ एक लाइबिलिटी है। तो जब भी आप डेप्थ लोगे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा और प्रिंसिपल भी चुकाना पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखना कभी भी लोन देने से पहले। तो ज्यादा फोकस इसी डेप्थ पे करना। तो आप अपने बिजनेस का जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो, अब आपको ये डिसाइड करना है कि ज्यादा क्या लिया जाए, इक्विटी शेयर की डेप्थ। तो सबसे पहले आप कैश फ्लो पोजीशन देख लो। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब होता है आपके बिजनेस में इतनी एबिलिटी है कि नहीं वो कैश फ्लो जनरेट कर सके या इनकम जनरेट कर सके। ठीक, जनरली होता क्या है भाई, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर आपकी कंपनी का गुड कैश इनफ्लो है, मतलब आपके यहाँ पैसा आता रहता है, तो अगर आप डेप्थ दे भी देते हो, उधार दे भी देते हो, तो आप आराम से चुका दोगे, तो यस यू कैन टेक डेप्थ। लेकिन अगर आपका बैड कैश इनफ्लो है, मतलब कभी पैसा आता है और कभी पैसा नहीं आता है, तो अवॉइड डेप्थ। डेप्थ मत लो भाई, खुद के पैसे से काम करो, क्योंकि अगर लोन ले दिए तो चुका नहीं पाओगे। तो देखो कंपनी की एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि अगर उसने डेप्थ दी है तो उसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट देना ही होता है, पे करना ही होता है। तो आपको ये देखना होता है कि आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना है। अगर कैश फ्लो अच्छा चल रहा है तो आप बिल्कुल डेप्थ दे दो, लेकिन अगर आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है, लगातार पैसा नहीं आता, तो डेप्थ मत लो भाई, सबसे आसान बात है। दूसरी बात आप देखो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। जैसे दो सिचुएशन देता हूं, बात समझना। सिचुएशन 1 कुछ ये है कि आपकी मान लो मंथली इनकम 2 लाख रुपए की है। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बना रहा हूँ। आपका ईबीआईटी आपकी इनकम महीने की 2 लाख रुपए, और आप जो इंटरेस्ट भरते हो, ब्याज भरते हो, आपने कार खरीदी होगी, घर लोन पे दिया होगा, तो उस पे जो आप इंटरेस्ट भरते हो मान लो वो 10,000 रुपए। तो आप तो बहुत बढ़िया, महीने का 2 लाख कमाते हो और आप ब्याज भरते हो सिर्फ 10,000 रुपए। तो अभी आपके पास इतनी ताकत है कि ऐसा ही लोन 20 गुना आप 20 टाइम्स दे सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है लोन लेने में। लेकिन सपोज करो अगर हालात कुछ ये है कि आपका 2 लाख रुपए की इनकम है और आप महीने का ब्याज भर रहे हो 1,80,000 का, तो आपकी हालत बहुत खराब है, आप दोबारा लोन नहीं ले सकते। अराउंड 1.5 टाइम्स 6 टाइम्स कुछ आएगा ये। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमको क्या बताता है पता है, कितना नंबर ऑफ टाइम आप अपने होने वाली इनकम में से अपने ईएमआईज या इंटरेस्ट पे कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ऊपर है, जैसे यहाँ पे 20 टाइम्स है हमारा, मतलब मैं इतना कमाता हूँ कि ऐसे मैं जितने भी लोन लूँ 20 गुना बार पे कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल बोरोड फंड का यूज करूँ, उधार का यूज करूँ। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है, मतलब मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हूँ और मेरा सारा पैसा उसी इंटरेस्ट को पे करने में चला जाता है, तो बेटर है मैं बोरोड फंड ना लूँ। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यही बताता है, आपकी जो इनकम है उससे आप डिवाइड करके ये देख लो कि आप ब्याज कितना चुका रहे हो या इंटरेस्ट कितना चुका रहे हो। अगर इनके बीच बहुत बड़ा गैप है, मतलब आपका इंटरेस्ट कम जाता है और इनकम ज्यादा आती है, तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत हाई हो जाएगा। जैसे आपकी इनकम 2 लाख की है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आप इंटरेस्ट 10,000 चुका रहे हो, मतलब 20 गुना ताकत है आपके पास और लोन ले सकते हो। लेकिन दूसरी सिचुएशन में आप 2 लाख कमाते हो, अभी 1,80,000 तो आप ऐसे ही भर रहे हो इंटरेस्ट, तो आप क्या तो आगे और लोन दोगे।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जस्ट इसी के बड़े पापा मतलब बड़ा रूप है डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो, जस्ट इसका वन स्टेप अहेड है। अभी ऊपर क्या बात हो रही थी, आपकी रेगुलर इनकम में से आप इंटरेस्ट कितना पे कर पाते हो। दूसरी बात है डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो, मतलब ये होता है यहाँ पे DSCR का कि आपकी जो टोटल हर सोर्सेस से इनकम है उससे क्या आपकी टोटल डेप्थ पे हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। जैसे मैं दो सिचुएशन अगेन दे रहा हूं आपको, 1 और 2। सिचुएशन 1 में कुछ ये है कि मेरी टोटल इनकम 10 लाख की है और मेरा जो टोटल कर्जा है मेरे ऊपर वो 2 लाख का है। तो मैं अपनी डेप्थ को कितना नंबर ऑफ टाइम कवर कर पा रहा हूँ, 5 गुना कवर कर पा रहा हूँ। मेरी टोटल इनकम TI 10 लाख की है और मेरी जो टोटल डेप्थ है वो 2 लाख की है, तो मैं 5 गुना अभी ऊपर जा रहा हूँ, मेरी इनकम 5 गुना ज्यादा है, लोन देने की हालत में हूँ। लेकिन सपोज करो अगर मेरी टोटल इनकम 10 लाख की है और मैं 9.5 लाख रुपए तो अभी डेप्थ पे करने के वो हूँ, तो मैं और क्या लोन लूँ। मैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई क्या कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कोई कवरेज ही नहीं है, 1 टाइम भी नहीं है, 0.1 कुछ टाइम्स है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि आपकी जो रेगुलर इनकम है उसे कितनी बार आप इंटरेस्ट पे कर पाते हो। अगर ये कवरेज रेशियो बहुत हाई साइड में तो और लोन ले लो, क्योंकि आप पूरे इंटरेस्ट को कवर कर दोगे ना, ऐसे कई लोन ले सकोगे। लेकिन अगर ये लो है तो मत लो। डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो ये बताता है टोटल, अपनी टोटल इनकम देख लो और देख लो टोटल डेप्थ, क्या डेप्थ पे हो पा रही है। तो अगर डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो हाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ ले लो, लेकिन अगर ये लो है तो मत लो क्योंकि चुका नहीं पाओगे। देन आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देख लो, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करने पर होने वाला प्रॉफिट। तो आप ये देखो जैसे आप पैसा लगा रहे हो तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो डेप्थ मत लो, खुद का पैसा लगाओ। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है तो डेप्थ से काम करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कि भाई दो प्रोजेक्ट हैं, नंबर 1 नंबर 2, दोनों में मैं उधार दिया हूँ, डेप्थ दिया हूँ, ठीक है। इसमें भी 10% पे कर रहा हूँ, दूसरे वाले में भी 10% पे कर रहा हूँ, लेकिन पहले वाले में मेरा प्रॉफिट 25% का है और दूसरे वाले में मेरा प्रॉफिट 5% का है। तो यहाँ पे पहली वाली सिचुएशन में इन्वेस्ट करके मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, अराउंड 25% की कमाई कर रहा हूँ, तो डेप्थ क्यों लूँगा और क्यों उधार लूँ, खुद ही का पैसा लगाता रहूँगा। लेकिन यहाँ पर मेरे खुद का पैसा लगा के अर्निंग कम है, 5% का रिटर्न या प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं उधार दे दे के काम करूँगा, वही चुकाओ ज़्यादा अच्छा है। देन आप कॉस्ट ऑफ डेप्थ देखोगे। कॉस्ट ऑफ डेप्थ का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर लोन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रेट ऑफ लोन इंटरेस्ट। आप देख लो बैंक में अगर लोन पे इंटरेस्ट कम है, लो है, तो जाके लोन ले लो, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो मत लो। देन टैक्स रेट की बात करते हैं, अगर हायर टैक्स रेट होता है ना तो डेप्थ चीपर हो जाती है। मतलब क्या होता है कि जैसे टैक्स रेट ज़्यादा है तो अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा टैक्स आपको भरना पड़ जाएगा। तो बेटर है उधार दे के लेकर काम करो, इनकम टैक्स में आपका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर टैक्स रेट लो है तो कभी डेप्थ मत लेना, आप इक्विटी शेयर बेचना, ठीक है। देन हम ये वाला पॉइंट नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हम फ्लोटेशन कॉस्ट करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है शेयर इशू करने की कॉस्ट। शेयर या डिवेंचर इशू करते हैं ना तो उसमें खर्चा आता है, जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करना है, ये सारे खर्चे आते हैं। तो जैसे मेरी कंपनी को अगर शेयर्स बेचने हैं 5 करोड़ रुपए के, तो इस पे जो ब्रोकर है वो कमीशन मांग रहा है 4% का, और यही मैं बैंक से जाके अगर 5 करोड़ रुपए दूं तो इस पे मुझे बैंक को फीस पे करनी है 1%। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है फाइनेंस अरेंज करने की कॉस्ट। यहाँ पे शेयर बेचने पे ज़्यादा खर्चा बैठ रहा है कमीशन का, लेकिन बैंक से लोन लेने में कम खर्चा बैठ रहा है, तो बेटर है लोन लूंगा मैं, ज़्यादा अच्छा। देन रिस्क की भी बात होती है, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत रिस्की है तो बेटर है खुद का पैसा लगा के काम करो, क्योंकि आप डेप्थ नहीं पे कर पाओगे। लेकिन अगर रिस्क कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। देन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, अगर आपको बिजनेस में फुल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आज़ादी चाहिए, किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो इक्विटी का काम यूज़ करो, इक्विटी शेयर का यूज़ करो।
लेकिन अगर आपको बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी चाहिए, आप चाहते हो कि चलो बैंक भी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए, क्या होता है कि आप उधार दे देते हो तो आपकी हर एक्टिविटी पे बैंक नजर रखा रहता है। तो जिन कंपनियों ने ज्यादा से ज्यादा लोन दिया है वो आजादी से काम नहीं कर पा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो जाती है। आप देख लो, फ्लेक्सिबल ही काम करना, इक्विटी शेयर बेच के काम करो। फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम होगी और आपको चल जाएगा तो डेप्थ ले लो। देन कंट्रोल की बारी आती है। अगर मुझे ये लगता है पूरी कंपनी पे मुझे अपना कंट्रोल बनाए रखना है तो मैं क्या करूंगा, डेप्थ दे के काम करूंगा। क्योंकि जब मैं डेप्थ दूंगा तो सामने वाला मेरा क्रेडिटर होगा तो कंट्रोल शेयर नहीं होगा। और अगर मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंट्रोल शेयर कर सकता हूँ, तो मैं इक्विटी शेयर पे जाऊंगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें, हमारे देश में शेयर वेयर बेचने के लिए सेबी ने अपनी गाइडलाइंस बनाई हैं। तो अगर आपको गाइडलाइंस इजी पड़ रही है तो आप शेयर बेचो, और गाइडलाइंस अगर टफ पड़ रही है तो लोन ले लो। देन आप स्टॉक मार्केट की भी कंडीशन देख लो। जैसे स्टॉक मार्केट में दो कंडीशन होती है, एक बूम की होती है और दूसरी डिप्रेशन की होती है। जब बूम पीरियड चल रहा होता है तो शेयर्स की खासी डिमांड रहती है, तो शेयर बेचो, डेप्थ मत लो। लेकिन अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है तो इन्वेस्टर अभी खुद डरेगा आपके शेयर खरीदने के लिए, रिस्की हो जाएगा, तो आप बेटर है जाके लोन ले लो। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, बूम पीरियड में इक्विटी का यूज करो, इक्विटी शेयर बेचो, लोन मत लो। और जब डिप्रेशन का पीरियड आए तो जाके बैंक से लोन लेके काम करो, क्योंकि लोग आपके शेयर खरीदने को अभी रेडी नहीं है। देन बात आती है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज की। ठीक है, कुछ कंपनियां क्या होती हैं, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स या इंडस्ट्री के हिसाब से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है। जैसे रियल एस्टेट अगर है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ का कंपनियां यूज़ करती है। तो आप क्या होता है कि आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप जिस इंडस्ट्री में हो, जैसा दूसरों का कैपिटल स्ट्रक्चर है, ब्लाइंडली तो मत फॉलो करो, पर दूसरी कंपनियों को भी रीड ज़रूर कर दो कि वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे रख रहे हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे, जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय आपको अफेक्ट करेंगे और जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम करते हैं फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर को एकदम अलग से पढ़ना और एकदम अच्छे से तुम लोग ध्यान रखना जितना मैंने पढ़ा दिया है। अब मैं आता हूँ फिक्स और वर्किंग कैपिटल पे। यहाँ पे आपको कैपिटल वर्ड का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, और कैपिटल वर्ड के साथ मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का भी कंसेप्ट समझा देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना जाए। कैपिटल मतलब होता है मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वो कैपिटल है। अब क्या होता है, जब भी जैसे आप सपोज करो बिजनेस स्टार्ट करोगे या बिजनेस को एक्सपैंड करने जाओगे, तो आपको क्या होता है, एक लार्ज सम की जरूरत पड़ती है जिससे आप कुछ फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो जब आपका लगाया गया पैसा इन फिक्स्ड एसेट्स में लग जाता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा में, तो इसे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। और वैसा ही जैसे बिजनेस स्टार्ट हो गया या एक्सपैंड कर रहे हो, तो आपके पास डेली बेसिस पे भी पैसा होना चाहिए, डेली बिजनेस को रन करने के लिए भी पैसा होना चाहिए। इसे बोलते हैं ऑपरेशंस के लिए भी पैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ही भरना है, ठीक है, डेली प्रोडक्शन करना ही करना है, रेंट अगर है तो देना ही देना है, सैलरी अगर है तो देना ही देना है। तो अब क्या होगा, बिजनेस को वर्क करवाने के लिए इस पैसे की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको स्मॉल या मीडियम फंड लगता है। तो ऐसे कैपिटल को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, और ये डेली रनिंग के लिए जरूरी होता है। क्योंकि ये डेली रनिंग के लिए जरूरी होता है, तो आप दिन भर में जितना कैश कमाते हो उसे हम लोग ये टर्म देते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। आपके पास अभी जितनी भी करंट एसेट होगी बेटा, वो याद रखना क्या क्या जाएगी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। टोटल करंट एसेट आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और दूसरा टर्म होता है नेट वर्किंग कैपिटल। अब क्या होगा, जैसे आज का काम खत्म हुआ तो दिन भर का आज का जो खर्चा है कम से कम वो पे कर दो। तो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है आपकी टोटल करंट एसेट, इसमें से आपको माइनस कर देना होता है टोटल करंट लायबिलिटी।
तो जब आप करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल बचता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक टी शॉप चलाता हूँ, आज शाम तक क्या हुआ, मेरी कमाई हुई 5,000 रुपए की, एग्जाम्पल के तौर पे एक चाय वाला इतना कमाई देता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ अगर फेमस दुकान है तो अब ये क्या पूरा 5,000 घर देकर जाएगा? नहीं, अब ये क्या करेगा, इस 5,000 रुपए में से जो रोज की जो डेली वेजेस के वर्कर होंगे उनको पैसा देगा, मान लो 1,000 रुपए, ठीक है, फिर कल की चाय पत्ती वाय पत्ती लाने के लिए 500 रुपए का इसका खर्चा होगा, तो ये नेट घर कितना लेके जा रहा है, जो इसका एक्चुअल में पैसा बचाओ 3,500 रुपए लेकर जा रहा है, तो ये नेट वर्किंग कैपिटल। तो देखो कैपिटल दो प्रकार का होता है, फिक्स कैपिटल जो फिक्स्ड एसेट में लगता है, लार्ज अमाउंट होता है, और वर्किंग कैपिटल जो डेली बिजनेस को चलाने के लिए लगता है, मतलब करंट एसेट्स में लगता है। तो जैसे अगर मैं फिक्स कैपिटल की बात करूँ तो फिक्स कैपिटल मतलब वो कैपिटल होता है जो लॉन्ग टर्म एसेट या प्रोजेक्ट्स में लगता है, ठीक है। फिक्स एसेट कितना लगाना है ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसे ही कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला है। जैसे कि अगर आपको जमीन खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, बड़ा एडवर्टीजमेंट कैंपेन करना है, तो ये सब फिक्स कैपिटल में आ जाएगा। आपको क्या समझना और पढ़ना है वो ये है कि आज आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको कितनी फिक्स कैपिटल की जरूरत है, कम या ज्यादा। तो सबसे पहले डिपेंड करता है आपका बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे आज आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हो, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हो तो आपको तो फैक्ट्री लगेगी, बड़ी बड़ी मशीन्स लगेगी, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप एक ट्रेडिंग कंपनी चला रहे हो तो आपको सिर्फ एक दुकान की ज़रूरत है, और दुकान में माल की ज़रूरत है, आपको बड़ा बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी नहीं चाहिए, तो आपके यहाँ पे फिक्स रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी फिक्स कैपिटल की। खुद लॉजिक लगाओ ना, फैक्ट्री वाले को ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगाना पड़ता है, दुकान वाले को कम लगाना पड़ता है। दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं, अगर आप लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। देन टेक्निक की बात करते हैं, अगर आपकी कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में जाती है, मतलब आपके मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे जाती है तो मशीन्स कम है और लेबर बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या होगा, बेसिकली जो फिक्स कैपिटल है वो कम से कम लगेगा। देन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम लोग, जो कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी समय समय पर बदलती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, उनको खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और वो कंपनियां जहाँ टेक्नोलॉजी जल्दी नहीं बदलती वहाँ पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम। देन बात आती ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की, आगे बढ़ने की। अगर आपके एक्सपेंशन का चांस है बट ऑब्वियस आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको प्लांट मशीनरी सब कुछ चाहिए होगी। सिमिलरली जैसे आप डाइवर्सिफिकेशन पसंद करते हो, मतलब एडिंग न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, नए नए फील्ड में घुसते जाते हो, इसे डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, लाइन ऑफ बिजनेस। शार्क टैंक देखे होगी, लोग हर जगह पैसा लगाने को तैयार है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन है। तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करोगे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। देन लोन फैसिलिटी की बात करते हैं, अगर आपको जल्दी लोन मिल जाता है तो जेब से ज़्यादा पैसा नहीं डालना है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गई। लेकिन अगर आप लोन पे बिलीव नहीं करते हो तो आप खुद का पैसा लगा रहे हो, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। देन बात करते हैं कोलैबोरेशन की, अगर आपको कोई पार्टनर मिल जाता है बिजनेस में तो जेब से पैसा कम लगेगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। लॉजिक लगाओ ना, एक ज़मीन खरीदनी थी 1 करोड़ की, अगर अपने जेब से लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन अगर 2 पार्टनर मिल जाए तो मेरा तो 30 लाख लग रहा है ना। तो अगर कोलैबोरेशंस मिल जाते हैं तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन अगर आपका कोई कोलैबोरेटर नहीं है, एकला चलो रहे हो आप, तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा फिक्स कैपिटल का कंसेप्ट आ जाना चाहिए तुम लोग को। अब उसके बाद बारी आती है वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। जैसे मैंने बोला, दिन भर में आपने जितनी करंट एसेट बनाई है किसी भी फॉर्म में, वो कैश, बिल रिसीवेबल, इन्वेंट्री एक्सेट्रा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। ये पूरी लिस्ट पढ़ना क्या क्या आता है करंट एसेट्स में। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जब आप अपनी करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हो। तो चाय दुकान वाला एग्जांपल जो ऊपर दिया वो याद रखना, तो उसे हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। आपका ये इन हैंड पैसा है, ये बात मत भूलना, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किन बिजनेसेस में ज़्यादा या कम है।
तो जैसे हम बात करें नेचर ऑफ बिजनेस की, तो नेचर ऑफ बिजनेस की अगर आप बात करोगे तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वहाँ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, तो अगर फिक्स की भी ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, उनको ज़्यादा माल लाना पड़ेगा, ज़्यादा स्टाफ होगा, सब कुछ ज़्यादा। और अगर आप ट्रेडर हो तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरर तो कम ही होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो लार्ज स्केल में ऑपरेट कर रहे हैं उनको ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है, उनका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो कम लगेगा। देन बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन की बात आती है। देखो हर धंधे में दो पीरियड होता है, एक बूम का पीरियड होता है और दूसरा डिप्रेशन का पीरियड होता है। बूम के पीरियड में आपका मार्केट बहुत आगे बढ़ रहा होता है तो डेली आपको बहुत माल चाहिए रहता है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन जब डिप्रेशन चल रहा होता है तो डिमांड की कमी है अभी, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। देन सीजन की भी बात करते हैं, आपके प्रोडक्ट का भी सीजन चल रहा है, जैसे स्वेटर का सीजन सर्दियों का होता है, सर्दियों में क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बिजनेसमैन की, ज्यादा स्वेटर बनाने होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हो तो सबको सैलरी देनी पड़ेगी, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगती है। जस्ट उल्टा कर दो, ज्यादा लेबर होंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे जाओगे, ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, सबके पीछे चाय पानी सैलरी सब देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मशीन का यूज करते हो, आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हो, तो मशीन बहुत कुछ आपका बचा देती है पैसा, लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा, ध्यान रखना। देन बात करते हैं क्रेडिट अलाउड की, आपके बिजनेस की क्रेडिट पॉलिसी कैसी है। अगर आप लोगों को ज्यादा दिन का उधारी दे देते हो, आप ज्यादा समय का क्रेडिट अलाउ कर देते हो, तो अपना बिजनेस कैसे चलाओगे, इधर उधर से उधार देना पड़ जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और आप खरा खरा कैश में काम करते हो तो रोज पैसा आता रहेगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगी। खुद सोचो ना, आज बिजनेस तुम चला रहे हो, मैं बोलता हूँ ग्राहक सामान लेके गया, आफ्टर 10 डेज पैसा देगा, तो इन 10 दिनों में माल लाना, हर खर्चा उठाना मुझे ही करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई। लेकिन तुरंत अगर कैश देकर जाएगा तो रोज के मेरे हाथ में पैसा होगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है। देन ये क्रेडिट अवेल्ड पे आते हैं। क्रेडिट अवेल्ड मतलब मैंने कितने दिन का उधार दिया है। अगर बीइंग अ बिजनेसमैन मेरे को मटेरियल का सप्लायर ज्यादा दिन के समय की उधारी दे देता है, तो मेरे को अभी कोई रोज पेमेंट ही नहीं करनी है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ऊपर मैं क्रेडिट दे रहा था ना अलाउड में, याद रखना, अवेल में मैं सप्लायर से उधार दे रहा हूँ, तो अगर मैंने क्या किया, लंबे समय को उधार दिया तो अभी मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी है, मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन अगर वो मेरे को उधार देता ही नहीं है मेरा सप्लायर, तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा उसको रोज पैसा भरना पड़ेगा। देन बात करते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की। अगर आपके बिजनेस में क्या है, बहुत एफिशिएंसी से काम चल रहा, हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, और अगर लो डिग्री ऑफ एफिशिएंसी है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई है। देन रॉ मटेरियल की बात करते हैं, अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, जितना चाहो उतना मिल जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। ठीक है। और जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली नहीं मिलता तो ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है। देन बात करते हैं लेवल ऑफ कंपटीशन की। अगर मार्केट में हाई कंपटीशन है तो आपको लोगों को ज़्यादा समय को उधार देना पड़ेगा, मतलब आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ने वाला है। और कंपटीशन की अगर कमी है तो सीधी सी बात है, कम कैपिटल में भी आपका काम चल जाएगा। देन वैसे अगर इन्फ्लेशन है, अगर महंगाई बहुत बड़ी है, मटेरियल लेबर सब महंगा हो गया, आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डिफ्लेशन है, प्राइस फॉल हो रहा है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें, बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, और बिजनेस को उतना एक्सपैंड नहीं करना है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। ठीक है। अब इतना पढ़ना, अगर जैसे कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, सर आप जो बताए वो चीज़ हमको नहीं समझ आई। अब लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, मेन चैप्टर खत्म हो गया है, फाइनेंशियल प्लानिंग पे आते। देखो वर्ड देखो, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। फाइनेंशियल वर्ड को अगर तुम लोग गायब कर दो तो क्या बचेगा, मैनेजमेंट और प्लानिंग। तो इससे क्या समझते हो, मैनेजमेंट एक बड़ा टर्म है, ठीक है, और प्लानिंग उसका एक छोटा सा क्या होता है, पार्ट होता है। तो अब यहाँ पे अगर फाइनेंस और फाइनेंस जोड़ दूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में यही डिफरेंस है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरऑल मनी मैनेजमेंट को बोलते हैं, और पैसे की केवल प्लानिंग करना एडवांस में कि आगे जाके कैसे करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड कर देना कितना खर्च करना है, किस चीज़ पर करना है और कितना पैसा आपके पास है। तो ग्रेटेंसबर्ग ने कहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है
कितना अमाउंट नीडेड होगा आपके एंटरप्राइज को बिजनेस चलाने के लिए, सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, इक्विटी का पैसा होगा कि डेप्थ का होगा, और आप क्या क्या पॉलिसी होती है पैसा लगाने की, ये फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है। याद रखना एम क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हम पहले से कर देते हैं तो फायदा ये है, जितना फंड हमें लगता है वो हम पहले से अरेंज करके रखते हैं, और दूसरा रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होता, ना कम पैसा होता है ना ज्यादा पैसा होता है, जितना जरूरी है उतना ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज तुम एक कार खरीदने जाओगे तो पहले इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लोगे कि आपका बजट 5 से 7 लाख रुपए का है, ये सोच के शोरूम में जाओगे तो उस हिसाब से आपके जेब में 5 से 7 लाख है और फंड का वेस्टेज भी नहीं हो रहा, उतनी रेंज में आप गाड़ी खरीद के आओगे। ये इंपॉर्टेंस सेल्फ पढ़ना बेटा आपको लगे तो। मेरा काम जो इसमें मेनली है वो आपको है डिस्टिंग्विश बताना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या डिफरेंस बिटवीन है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब होता है फाइनेंस को एक्वायर करना, यूज करना, और प्रॉफिट हो जाए तो उसका डिस्पोजल करना, मतलब इस्तेमाल करना। फाइनेंशियल प्लानिंग केवल एक एस्टिमेशन है कि कितने पैसे की अपने को रिक्वायरमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप वाइडर है, फाइनेंशियल प्लानिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। फाइनेंशियल प्लानिंग का स्कोप नैरो है और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम है फाइनेंस रिलेटेड हर एक एक्टिविटी को मैनेज करना, और फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है टाइम पे फंड रहे और अननेसेसरी ज्यादा पैसा ना रहे। आई होप आपको ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। 2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना और एकदम अच्छे से करना बेटा। थैंक यू सो मच, आज इतना ही करना है।